नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इनसाइट। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही देश की आर्थिक दिशा तय करने वाले दो बड़े पड़ाव सामने हैं। पहला इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा यूनियन बजट 2026-27 जो 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। लेकिन बजट सिर्फ एक दिन का इवेंट भर नहीं होता है। हम जानते हैं कि ये उस सोच का नतीजा है जो महीनों पहले शुरू हो जाती है, जहां नंबर्स, पॉलिसीज, प्रायोरिटीज और विजन सब एक साथ जुड़ते हैं। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। हम टॉप ग्लोबल इकोनॉमीज में अपनी जगह ऑलरेडी बना चुके हैं। साथ ही सरकार का स्पष्ट विजन है इंडिया 2047 को लेकर, एक आत्मनिर्भर, समावेशी और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भारत। ऐसे में सवाल ये नहीं कि बजट में क्या घोषणा होगी, असल में सवाल ये भी है कि बजट 2026-27 भारत की ग्रोथ स्टोरी के अगले फेज को किस तरह से शेप करेगा। इकोनॉमिक सर्वे से कौन से संकेत मिलेंगे और बजट 2025-26 से आगे बढ़ते हुए इस बार सरकार का फोकस किन क्षेत्रों पर हो सकता है, इन सभी सवालों पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। मेरे साथ इस पर चर्चा के लिए दो बेहद खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। मेरे साथ है डॉक्टर राजीव रंजन, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी हैं जीएसटी काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजीव रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बजट को थोड़ा सा हेडलाइन से आगे जाकर जो पॉलिसी, प्रोसेस और पर्पस है उसके नजरिए से समझते हैं। डॉक्टर राजीव रंजन, इकोनॉमिक सर्वे किसी भी बजट की बुनियाद होता है और यही डॉक्यूमेंट सरकार को बताता है कि अर्थव्यवस्था की जो मौजूदा स्थिति है वो क्या है, ग्रोथ के ड्राइवर्स कौन कौन से हैं और आगे आने वाले जोखिम हमारे सामने क्या हो सकते हैं। अगर पिछले इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो भारत की ग्रोथ को पब्लिक केपेक्स लेड रिकवरी कहा गया था। जब इस बार हम बजट की बात कर रहे हैं, 2026-27 की तैयारियां तमाम चल रही हैं, इकोनॉमिक सर्वे से सरकार को कौन कौन से की सिग्नल्स मिलने की उम्मीद है और एक तरह से ये संकेत बजट की प्राथमिकताओं को किस तरह से दिशा देंगे आपके नजरिए में? धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस इकोनॉमिक बजट में भी, जैसा पिछले बार उन्होंने कहा था, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अनंत नागेश्वरन जी, वो उस टीम के मुख्य हैं जो बनाते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे बनता है। और पिछली बार जैसे आप कह रही थी कि ड्राइविंग ग्रोथ, डोमेस्टिक ग्रोथ एंड रिजिलियंस थ्रू डीरेगुलेशन, इस पे पूरा मुद्दा था। और इस बार भी भारतीय अर्थव्यवस्था का निरंतर विकास कैसे होते रहे और जीडीपी की वृद्धि दर कैसे बढ़े, इन सब मामलों में जो अभी वैश्विक अनिश्चितता है उसको नजर में रखते हुए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, ये मेरे ख्याल से डिटेल्स में आएगा। खासकर 3 मुख्य विषय हैं जो मेरे ख्याल से जो ध्यान रखा जाएगा इस इकोनॉमिक सर्वे में। उसका जैसे कैसे नौकरियां, रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, कैसे निवेश को भारत में लाया जाए, जो इंडिया जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक केंद्र बन सके। लंबी अवधि तक हम लोग का ग्रोथ रेट 7%, 8% तक पहुंचते रहे। और ये सब जो है कैसे हो जाएगा, इसके लिए कैपेक्स जो है, हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा देंगे। ये मैं सोचता हूँ कि 12-13 लाख करोड़ जो है हर एक साल, जो भारत सरकार और दूसरे स्टेट्स को भी एनकरेज किया जा रहा है इस पर डालने का, इन सब का जिक्र होगा। फिस्कल डेफिसिट को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, 4.5% और उसी तरह से जो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण डिमांड है, उसको, रूरल डिमांड को कैसे बढ़ाया जाए। जीएसटी 2.0 आप जानती हैं, जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को रेड फोर्ट में कहा था, उसके बाद आपने देखा होगा काफी ज्यादा डिमांड के स्टिमुलेशन की बात हुई है। डिफेंस सेक्टर को कैसे बढ़ाया जाए, ये सब देखते हुए फिर रिन्यूएबल एनर्जी, जो खासकर जो पूरे विश्व में आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण, उसमें भारत ने बहुत आगे बढ़ के स्टेप्स लिए हैं। उसके लिए और क्या क्या किया जा सकता है, ये सब देखना होगा। GS16 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट जो है उसको
भी सरकार ध्यान रखेगी, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है सरकार को पेश किया जा चुका है। और ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आप जानते ही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ सिस्टम में हर एक 5 साल फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट्स को देखे तो ये जो होगा उसको देखा जाएगा। जीएसटी कस्टम्स रिफॉर्म्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने उसका जिक्र किया है, क्योंकि जो आगे जो रिफॉर्म्स जो होने वाले हैं और जो कर रहा है इन रिफॉर्म्स, उन सबको देखते हुए और कैसे इंडिया जो है अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाए और कैसे हमारा विकास दर बढ़ते रहे, तो इन सब चीज़ों पे मेरे ख्याल से जो इकोनॉमिक सर्वे है पिछले साल की जैसा, उस पर और बात होगी। खासकर जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे कैसे रोजगार को बढ़ावा मिले, इन सब बातों पे बात होगी। बिल्कुल, आपने बहुत तमाम पहलू हैं डॉक्टर राजीव रंजन जिन पर बातचीत की है, एक एक करके उन पर भी हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन शिशिर जी, अब अगर हम बजट 2025-26 को देखें तो सरकार ने एक साफ संदेश दिया कि ग्रोथ के साथ फिस्कल डिसिप्लिन और केपेक्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये संदेश कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा था। लेकिन जब 2026-27 का बजट देख रहे हैं तो ऐसे समय में आ रहा है जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, तीनों बड़े सवाल हमारे सामने हैं। आपके हिसाब से ये बजट ज्यादा कॉन्टिन्यूटी का होगा या पॉलिसी रिकैलिब्रेशन का होगा? एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप किन संकेतों पर सबसे पहले नजर रखेंगे? प्रीति, पहले जो आपका पहला सवाल था, आपने जो सवाल पूछा उसके पहले मैं पहले सवाल में 2 पंक्ति जोड़ना चाहता हूं। ये जो होता है ना कि हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण, जिसको इकोनॉमिक सर्वे हम लोग कहते हैं, ये दरअसल सरकारी अर्थशास्त्रियों का दस्तावेज होता है, जबकि बजट में कहीं ना कहीं से राजनीति और अर्थनीति दोनों का पुट होता है, तो ये दोनों के बीच में एक बड़ा अंतर आ जाता है। तो अर्थशास्त्रियों की ओर से अपने अपने सुझाव दिए जाते हैं, जैसा कि राजीव रंजन सर ने उसका जिक्र किया, मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूं। अब आइए कि बजट में जो आपने 3 बातों का जिक्र किया, कैपेक्स, अगर आप 2025-26 का बजट देखें तो ज्यादातर जो फोकस था वो था कंजम्पशन पे, यानी कि उपभोग कैसे बढ़ाया जाए। और आपने देखा होगा कि उस बजट में 2 बातों का एक जो है जिक्र किया गया। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण था कि मिडिल क्लास को कैसे, मध्यम वर्ग को कैसे राहत देनी है, और बाद में इस बात का भी खुलासा हुआ कि उसी बजट से जीएसटी 2.0, जिसका ऐलान 15 अगस्त को हुआ और जिसका अमल 22 सितंबर से किया गया, उसकी बुनियाद जो है वो बजट में ही रख दी गई थी। तो जो अब कंजम्पशन की बात है उसमें हम थोड़ी बढ़त देख रहे हैं। अभी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे जो 3 सबसे नजदीकी लक्ष्य हैं, पहला लक्ष्य है $5 ट्रिलियन का, जो कि 2027-28 का है। दूसरा लक्ष्य है हमारा $7 ट्रिलियन के इकोनॉमी का, जो कि हमारा 2030 का लक्ष्य है। और तीसरा लक्ष्य जो है वो $10 ट्रिलियन का है, जो 2033 तक के लिए है। अब इन तीनों लक्ष्यों को ध्यान में रख करके देखें तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो हम लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं, जो 2025-26 के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपए है, और उसको हम और कैसे बढ़ावा दे सके, क्योंकि यहां पर कैपेक्स जितना ज्यादा बढ़ता है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट उतना ही होता है। अर्थशास्त्र की भाषा में हम कहते हैं कि 1 रुपया अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करते हैं तो उसका फायदा 3 रुपए तक का होता है, या कुछ एक सर्वे में यह भी कहा गया कि 3 रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। दूसरा जो है पॉलिसी रिकैलिब्रेशन की आपने बात की। देखिए, नीतियों में जो रिकैलिब्रेशन यानी कि उसमें कोई ना कोई बदलाव तो होता ही रहता है। अभी के समय में हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत कह लीजिए कि जो अमेरिका की ओर से जो वैश्विक अनिश्चितता है, उसकी वजह से हमारे कई जो पॉलिसी जो लगातार चलते आ रहे थे उनको कंटिन्यूएशन तो करना ही है, लेकिन उसमें इनोवेशन के साथ कंटिन्यूएशन करना है। तो जो आप पीएलआई स्कीम देखती हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली जो स्कीम्स देखती हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट को बूस्ट करने वाली स्कीम्स जो देखती हैं, वहां पर किस तरीके से नए इन एलिमेंट को लेकर के आया जाए ताकि बदलते हुए माहौल के हिसाब से उसमें बदलाव किया जा सके। तीसरा जो कि महत्वपूर्ण बात है फिस्कल डिसिप्लिन का, हमारा ग्लाइडिंग पाथ है और हमारी कोशिश यही है कि हम किस तरीके से जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको हम 4% के भी नीचे ला सके। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार के भी बजट में इसी बात पर फोकस होगा। बिल्कुल। डॉक्टर राजीव रंजन, जैसे शिशिर जी ने भी जो बातें कही इन पर अगर हम आपका नज़रिया जाने, सरकार जो है वो लगातार कहती रही है कि आत्मनिर्भर भारत इनवर्ड लुकिंग नहीं बल्कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव विजन है।
पीएलआई स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट जीएसटी फ्रेमवर्क, पॉलिसी स्तर पर कई इनिशिएटिव्स लिए गए, लेकिन एमएसएमईज और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अभी भी पॉलिसी फोकस का अहम हिस्सा है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, इस बार बजट में आत्मनिर्भर भारत को अगले स्तर पर ले जाने के लिए किस तरह के कॉन्क्रीट फिस्कल और जीएसटी लिंक्ड पॉलिसी स्टेप जरूरी हो सकते हैं? और जैसा कि आप कह रही हैं, ये कंटिन्यूएशन है जो पिछले 2 बार बजट इकोनॉमिक सर्वे में भी बात की गई है। और जैसा कि शिशिर जी बता रहे थे, अर्थशास्त्री जो चाहते हैं और उसको और दोनों का जो राजनीतिक इनपुट्स डालते हुए, बिकॉज बजट एक ऐसा इनफैक्ट मैं पहले कहना चाहता था कि हम लोग बजट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और ये बहुत पहले बहुत जरूरी होता था। इनफैक्ट बजट का तो जिक्र जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा तो उसमें बजट का वर्ड नहीं यूज किया गया, वो उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होती थी। तो इट इज जस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन हम लोग बजट के दिन इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो अब खासकर अब जो देखिएगा पिछले कुछ दशकों में इसका जो राइट वे में देखा जाता है वो सब हो रहा है। लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है कि बजट, क्योंकि वो एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करता है, बहुत सी चीजें केंद्रित करता है। तो सरकार मेरे हिसाब से, जैसे आप कह रही थी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किस तरह से किया जाए कि हम लोग 7-8% ग्रोथ को निश्चित कर सकें। इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो लेबर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कैसे घटाया जाए, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया जो है पूरी वर्ल्ड का लीडर है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सो इन सब चीजों के, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जैसे आप कही रही हैं, कैपेक्स जैसे वो जो रेलवेज हैं, रोड्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, पावर ट्रांसमिशन है, ग्रीन एनर्जी लाइंस हैं, इन सब चीजों पे उसका निवेश ज्यादा करेंगे तो इन सब का फायदा होगा। और जो आप एमएसएमई की बात कर रही हैं, स्टार्टअप्स, आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री ने जो 10 साल स्टार्टअप्स के हुए थे, इंडिया में 120 यूनिकॉर्न हो चुके हैं, जो बहुत ही अच्छा है। तो ये सब देखिएगा, इंडिया इनोवेशन लेड जीसीसी, जो ग्लोबल कैपेबिलिटी, जो इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े जो एमएनसीज हैं उनका पूरा इनोवेशन सिस्टम यहाँ से डिजाइन हो रहा है, यही हो रहा है। इंडियन ब्रेन्स आर वर्किंग फॉर दैट। तो ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में जो हो रहा है जॉब क्रिएशन, और ये बहुत हाई एंड हो रहा है, क्योंकि इंडिया को ऑल्सो जैसे सेमीकंडक्टर में बहुत से, जो पीएलआई की आप बात कर रही थी, हम लोगों ने सेलफोन में दिखाया है कि एक्सपोर्ट कितना हो सकता है, लेकिन और भी आत्मनिर्भर के हिसाब से जो क्रूशियल टेक्नोलॉजीज हैं, जो डीप टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब चीजों पे आत्मनिर्भरता भी चाहिए और लीडरशिप भी चाहिए। तो इनोवेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये सब की बात होगी। एमएससीज को और एमएसएमईज को और कैसे बढ़ाया जाए, इस पे बात होगी। सो जो वैश्विक अभी जो चिंताएं हैं उसको मद्देनजर देखते हुए आत्मनिर्भर बनने के लिए हम लोग को कैसे और भारत को आकर्षक बनाना है, इस पे मेरे ख्याल से एक रोड मैप काफी डिटेल में आने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। शिशिर, इंडिया 2047 की जब हम बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि अब ये सिर्फ एक विजन स्टेटमेंट भर नहीं है, क्योंकि सरकार की हर मेजर पॉलिसी की बात करें उसमें इसका संदर्भ दिखता है। लेकिन बजट को अगर हम आम आदमी के नजरिए से देखें समझें तो वो 1 साल का डॉक्यूमेंट होता है, जबकि विजन हम 25 साल का लेकर चलते हैं। तो आप किन संकेतों से ये जानेंगे, समझेंगे, या फिर मैं कहूँ कि आम आदमी किन संकेतों से ये पहचाने कि बजट 2026-27 सच में लॉन्ग टर्म नेशन बिल्डिंग की दिशा में जा रहा है और केवल शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट तक ही ये सीमित नहीं है? देखिए, आम आदमी के लिए बजट के दस्तावेज में जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा वो देखता है कि हमारी जेब से क्या जा रहा है और जेब में क्या आ रहा है। तो वहां पे उसकी जो है वो उसकी जो नजरिया, उसका दृष्टिकोण वहां तक सीमित होता है। रहा सवाल की विजन डॉक्यूमेंट है 2047, तो आपने बात करी, मैं तो उसके पहले की भी बात कर रहा हूं, जो 2030 है, हमारा 2027-28 और हमारा 2033 है, यानी कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। और ये जो विकास है ना, अर्थव्यवस्था जो है वो रातों रात नहीं बदलती है, या रातों रात ऐसा नहीं होता कि रफ्तार जो आपकी 7.4% जो कि 2025-26 के विकास दर का अनुमान है,
उसको निरंतर बनाए रखने के लिए आप एक साल में ही काम कर देंगे। तो बजट जो है वो आपके लिए एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का विजन डॉक्यूमेंट रखता है। अब जैसे पीएलआई की मैं बात करूं, पीएलआई का फायदा जो है आपको मीडियम टर्म में भी है, पीएलआई का फायदा आपको लॉन्ग टर्म में भी। पीएलआई का फायदा आपको शॉर्ट टर्म में नहीं मिलने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई नई स्कीम्स आप लेकर के आते हो, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट आपके लिए बन जाता है। सर्विसेज एक्सपोर्ट करने का, बूस्ट करने का पैकेज आता है, वो आपके लिए मीडियम टर्म का पैकेज बन जाता है। तो इस तरह के जितने भी पॉलिसी इनिशिएटिव्स होते हैं, या फिर अगर आप कहिए कि मान लीजिए कि डिजिटल जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों के लिए फायदेमंद होता है। तो यानी कि हमारे जो बजट दस्तावेज है, इसको दो नजरिए से हमें देखना है। एक माइक्रो यानी कि एक व्यक्ति के नजरिए से, और दूसरा हमको मैक्रो यानी एक पूरे एक ओवरऑल होलिस्टिक, या जिसको हम कहा जाए देश के नजरिए से, समाज के नजरिए से देखा जाए। तो जो हमारा विजन होगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होंगी, स्कीम्स होंगी, वो आपका मैक्रो का पार्ट है। इनकम टैक्स का रेट जो है वो आपका माइक्रो का पार्ट। ठीक है। और डॉक्टर राजीव रंजन, फिस्कल डिसिप्लिन की जब हम बात करें और ग्रोथ पुश, इसी के साथ ये बैलेंस हर फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। और पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित करने की कोशिश की। साथ ही हमने देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्राथमिकता दी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच। अब बजट 2026-27 में क्या आपको टाइट फिस्कल पाथ की संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं, या ग्रोथ को देखते हुए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नजर आ रही है? ये संतुलन कैसे आगे साधा जाए? जो मैं कह रहा था, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है, और इंडिया ने उस पाथ को रखा है। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको हम 4.2 4.4 के रेंज में, 4 बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो हालत है, कैपेक्स की जरूरत है, और खासकर जितनी अनसर्टेनिटी है, इसके लिए ग्रोथ तभी होगा जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, और उसके लिए कैपेक्स जो है भारत सरकार बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। 12 से 13 लाख करोड़ जो है का पूंजीगत खर्च जो इसमें आता है, तो हमें इसकी ज़रूरत है कि हम अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, उसका रिटर्न आ ही रहा है। और इसलिए, और अब कंजम्पशन लेड डिमांड जो है वो भी देखना है, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है। तो दोनों को बैलेंस करते हुए, और इंडिया जो है अभी तक बहुत ही अच्छे रास्ते पे चल रहा है। स्टेट्स को भी चाहिए, बिकॉज हमें ये भी ध्यान रखना है कि भारत, हम अभी यूनियन बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स का जो बजट है उनका भी काफी बड़ा रोल है। इन सबको साथ रखते हुए जो हमारा डेट मैनेजमेंट है और जो सिस्टम है वो काफी अच्छा चल रहा है। और क्योंकि ग्रोथ इतना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग ग्रोथ पे ध्यान देंगे तभी पॉवर्टी रेट्स और कम होंगे, और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी जो है वो शेयर्ड रहेगी। तो इसके लिए जो कंजम्पशन जो हम बता रहे थे, क्योंकि अभी थोड़ा सा देखने में आया है कि कुछ सुस्ती आ रही है, और शहरी खपत में भी कुछ नरमी है। तो इसके लिए सरकार चाहेगी कि ग्रोथ इम्पेटस, जो इम्पल्स है, वो लगा रहे, इन्वेस्टमेंट्स होते रहें। और चूंकि जो डेफिसिट का जो मामला है वो रेंज के अंदर ही है, तो उसमें मैं समझता हूं कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन डिफेंस सेक्टर में हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट्स, हमें सिस्टम प्रोसीजर्स को और इम्प्रूव करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे अच्छा करना है। टैक्स की बात आप कर रही थी, तो और भी ज्यादा टैक्स कट ऑलरेडी बहुत हो चुके हैं। टैक्स से लेके जीएसटी में बहुत बड़ा रेट रैशनलाइजेशन हुआ है। अब ये है कि कैसे उसको और हम लोग उसका प्रोसेस रिलेटेड, जो किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अच्छा करें। कस्टम्स रिलेटेड इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हमारा अब एक्सपोर्ट फोकस होने वाला है, खासकर आफ्टर अमेरिका के टैरिफ के बाद से, हमें और भी उसको डाइवर्सिफाई करना अपने मार्केट्स को, और हम अपने सिस्टम को और भी इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के लिए किस तरह से ये सब कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल्स में होगा। तो ये जो है वो सेम पाथ पे हम लोग आगे जा रहे हैं, उसी को हम लोग को मेंटेन रखना है। और मेरे ख्याल से ये जो सामंजस्य है, जो बैलेंस है ग्रोथ में और जो फिस्कल डेफिसिट में, ये दोनों, और आरबीआई की आप पॉलिसीज देखिएगा, जो डिविडेंड्स हैं, ये सब उस के अंदर अच्छा से फिट हो रहा है मेरे हिसाब से। जो अभी इंडिया और यूयू का 27 जनवरी को एक एफटीए, तो आप देखिएगा अब ट्रेड जो है भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और किस तरह से हम लोग अपने इकोनॉमी को इंटीग्रेट करें और इन आत्मनिर्भरता की तरफ, सो ग्रोथ भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों साथ साथ चलें।
ये सब देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है शिशिर जी, क्योंकि बजट से हर सेक्टर अपने लिए हर बार उम्मीद लगाता है, और हमने जैसा आप लोगों ने भी बताया कि पिछली बार हमने देखा था कि कंजम्पशन बढ़ाने पर काफ़ी फोकस रहा था बजट में। बड़ी उम्मीदों की बात करें तो एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी, एमएसएमई और स्टार्टअप्स, जैसा आप लोग लगातार कह भी रहे हैं, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल इकोनॉमी और फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, इन सब पर फोकस हो सकता है, लेकिन संसाधन सीमित होते हैं। आपकी समझ में बजट 2026-27 में सरकार किन 2 या 3 क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिक फोकस दिखा सकती है, और इसके पीछे इकोनॉमिक और पॉलिसी लॉजिक क्या होगा? देखिए, सबसे ज्यादा जो मुझे उम्मीद है कि जो अमेरिकी टैरिफ की वजह से प्रभावित हुए हैं, चाहे हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की बात करें और एमएसएमई की बात करें, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर विशेष ध्यान दे उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने संसाधन का जिक्र किया। मैं आपको एक बात थोड़ा पीछे ले चलना चाहता हूं। जो पिछले साल जब बजट आया था और जहां पे आप फिस्कल डिसिप्लिन की बात करें, मैं उसकी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि जब पिछली बार बजट आया था तो उस समय सरकार ने ये कहा था कि हमारी कोशिश है कि डेट टू जीडीपी रेशियो को हम कैसे कम करें। और इसको आपको इस नजरिए से समझना है कि हमारा कर्ज आज के दिन में जितना कम होगा, आने वाली पीढ़ी पर उसका कर्ज का बोझ उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी को तो चुकाना है। अभी पहले आप याद करिए 61% था, जिसे पिछले साल यानी कि बजट में जब ऐलान किया गया तो उसे घटा के 56% किया करने की बात कही गई, और अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये 52 या 53% या ज्यादा से ज्यादा 54% तक जाए। ये कमी करने के लिए वहां पर संसाधन को लेकर के एक बड़ा प्रश्न आता है, और यहीं पे आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। अभी इस साल के जो हमने अप्रैल से लेकर के जो नवंबर तक के आंकड़े देखे हैं, उसमें हमने एक चीज नोटिस किया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काफी ज्यादा रैशनलाइजेशन की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे जो गैर जरूरी खर्चे हैं या जहां पर सब्सिडी का रैशनलाइजेशन किया जाना, जो हमारे लिए एक बड़ा खर्च है, उसको हम कैसे कम करें। ब्याज के ऊपर हमारा हर साल काफी चला जाता है, लगभग 20 से 21% लगभग इंटरेस्ट पेमेंट और डेट रीपेमेंट पे चला जाता है, उसको कैसे कम किया जाए। अगर वहां पर आप कम करते हैं तो आपके लिए संसाधन, अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे, जिसका इस्तेमाल इन क्षेत्रों के लिए, जहां पर हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, एमएसएमई की बात करें, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की बात करें, जो प्योर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। तो रिसोर्सेज एलोकेशन एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये 2 अगर सही तरीके से अमल किए जाए और उसमें आपका फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट एक्सपेंडिचर उस तरीके का नहीं आ रहा जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी। तो ऐसे में आप संसाधन को कैसे आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, वो मुझे लगता है कि इस बजट में उस पर भी विशेष जोर हो। ठीक है, और आखिर में डॉक्टर राजीव रंजन, आपसे भी मैं इसी को थोड़ा सा ज़्यादा समझना चाहूँगी। जैसे शिशिर ने भी इस बात का संकेत दिया कि अमेरिकी टैरिफ बनने के बाद जो सेक्टर्स को थोड़ी राहत की उम्मीद है, उन पर फोकस रह सकता है। भारत आज दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज में शामिल है और ग्लोबल लीडरशिप की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन लीडरशिप का मतलब सिर्फ साइज नहीं है, रिजिलियंस और प्रिपेयर्डनेस भी है। अब बजट 2026 भारत को ग्लोबल स्लोडाउन या जियोपॉलिटिकल शॉक से निपटने के लिए कितना रिजिलियंट बना सकता है, और इसके लिए किन फिस्कल टूल्स की भूमिका अहम होगी आपकी नजर में? जैसा कि हम लोग जिक्र कर रहे थे, हम लोग को अपने चुनौतियों को अवसर में बदलना है। तो जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उसमें जैसे एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, इस मामले में टेक्सटाइल सेक्टर, फिशरीज में जैसे देखिएगा श्रिम्प का एक्सपोर्ट बाधित हुआ तो हम दूसरी जगह खोज रहे हैं। आत्मनिर्भरता के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी होगा कि हम लोग ऐसी जगह पे देखें जहां रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, और कौशल जो है, जो बदलती दुनिया के लिए जो कौशल चाहिए, स्किल अपग्रेडेशन चाहिए, अप्रोप्रिएट स्किलिंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ये सब हमें एआई रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसको यूज करते हुए, तो ये सब तभी हो सकता है कि हम इंडस्ट्रियल, जो औद्योगिक संचालित अर्थव्यवस्था है, उसको हम क्योंकि अभी भी कृषि में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड करता है। 45-46% इंडियाज इकोनॉमी के जो वर्कफोर्स हैं वो कृषि पे आधारित हैं, जबकि उसका जीडीपी का शेयर 15% है। तो हम लोग को अब कृषि में स्मार्ट एग्रीकल्चर, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर, इन तरह के उसमें देखना होगा क्वालिटी। तो ये सब चीज़ें पे ध्यान रखना है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे ध्यान रखना है, लेकिन कृषि और ग्रामीण व्यवस्था बहुत ज़रूरी है उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसे मैं कह रहा था कि इस पर बहुत काम हो रहा है।
और जो सब्सिडीज है, फर्टिलाइजर सब्सिडी का रैशनलाइजेशन, फूड सब्सिडी रैशनलाइजेशन, इस तरह की बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखी जाएगी। लेकिन जो ग्रोथ एरियाज हैं उस पर ध्यान रखना होगा। हाई टेक्नोलॉजी एरियाज पे इंडिया का जो लीडरशिप है उसकी तरफ हमें बनाना पड़ेगा। तो ग्रोथ इंजन जो है ये हमें जानना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स वही ग्रोथ इंजन है, उस पर ध्यान रखना होगा। रोजगार, जो कौशल विकास और रोजगार आधारित विकास की जो सेक्टर वाइज एक्सपेक्टेशन है उस पर हमें रिन्यूएबल एनर्जी, एग्री सेक्टर, इन सबों पे ध्यान देते रहना होगा। और ये सब करने से हमारा जो ग्रोथ टारगेट है 7.58% वो हम लोग बिल्कुल हैं, ये हम लोग की उम्मीद है। बिल्कुल। और आखिर में शिशिर, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं थोड़ा सा फिर से आम लोगों के नज़रिए से आपसे बात करना चाहूँगी। और इस बार हमने देखा है कि बजट के लिए आम जनता से राय और सुझाव मांगे गए हैं और हज़ारों की संख्या में सुझाव आ भी रहे हैं। और इनमें सबसे ऊपर जो सुझाव है वो टैक्सेशन को लेकर ही है, उसके बाद इंडस्ट्री, इकोनॉमी को लेकर भी तमाम सुझाव हैं। बजट नंबर्स में लिखा जाता है लेकिन जनता उससे उम्मीदों और भरोसे की नज़र से देखती है कहीं ना कहीं। मिडिल क्लास, युवा, सैलरीड वर्क, छोटे कारोबारी। शिशिर, आपके हिसाब से अब बजट 2026-27 का सबसे बड़ा पब्लिक और पॉलिटिकल मैसेज क्या होगा और आम लोग इसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बजट के तौर पर कैसे देख सकते हैं? देखिए, एक मजाक में मैं कहना चाहूंगा कि टैक्स इज अ पेन। कर एक दर्द है, ये हम सभी जानते हैं। कोई खुशी खुशी कर्ज बहुत कर नहीं देता है। तो पहली ज्यादा जो उम्मीद है वो यही है कि इनकम टैक्स में जो बदलाव पिछले साल किया गया था उसमें और थोड़ी और क्या रियायत दी जा सकती है। बहुत बड़ी घोषणा की बात नहीं है, सरकार के लिए संभव नहीं है। थोड़ी बहुत और रियायत उसमें दे दी जाए और खास तौर पे जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें कुछ एक एग्जम्पशन, ज्यादा नहीं, कुछ एक एग्जम्पशन, जैसे आप पेंशन स्कीम में आप पैसा डालते हो उसको क्या उसमें लाया जा सकता है कि नहीं। इससे ज्यादा मुझे उम्मीद कर को लेकर के नहीं है और आम आदमी कुछ हद तक इस बात को समझ चुका है। इसीलिए टैक्स रैशनलाइजेशन कहा तो जा रहा है लेकिन उसको सरल करने की बात की जा रही है। कर की दर कम करने की बात जो है वो उतनी ज्यादा चर्चा में नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हम इस साल वो उसको हासिल कर चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव रंजन, शिशिर सिन्हा, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ है इस चर्चा से कि बजट 2026-27 सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज भर नहीं होगा बल्कि उस भारत की दिशा तय करेगा जो 2047 की ओर बढ़ रही है और आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और वैश्विक स्तर पर मजबूत एक अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक सर्वे और बजट के साथ इस यात्रा के अगले संकेत जल्दी हमारे सामने भी होंगे। और इसी के साथ आज की जो चर्चा है इनसाइट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।